नमस्कार दोस्तों, स्टार गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फरवरी 2019 में जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आप पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप होंगे उसमें जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ PMJJBY में लाभार्थी को जीवन बीमा द्वारा दी जाने वाली राशि है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे 2 लाख, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 4 लाख, तीसरा ऑप्शन 1 लाख, चौथा ऑप्शन 9 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 लाख हो जाएगा। जो भी राशि मिलता है वो राशि जो आपकी मिलती है 2 लाख के बराबर होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है PMJJBY। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड जिन्हें भी क्वेश्चन पूछे गए उसको सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जो लिखा है जनवरी दिसंबर 2018। सबसे पहला पॉइंट वहां पे ये लिखा हुआ है कि PMJJBY का फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्वेश्चन ये बनता है, जो पॉइंट में लिखा हुआ कब लॉन्च किया गया था, तो 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। साथ में 9 मई 2015 को एक योजना और लॉन्च की गई थी जो क्या था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो इस वीडियो में बताया गया है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें किस चीज का इंश्योरेंस होता है, तो किस चीज का इंश्योरेंस होता है? आपके लाइफ का इंश्योरेंस होता है। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी कंपनी कवर करती है, तो कौन सी कंपनी कवर करती है? LIC कवर करती है। अब LIC का फुल फॉर्म पूछता है तो LIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें एज से बनता है, मिनिमम और मैक्सिमम एज पूछता है। तो मिनिमम एज कितना हो जाएगा? आपका 18 वर्ष हो जाएगा, जबकि आपका मैक्सिमम जो एज हो जाएगा आपका 50 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि किस एज पे आपका रिस्क कवर स्टॉप हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 55 वर्ष की आयु में आपका रिस्क कवर स्टॉप हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें प्रीमियम से बनता है कि इस योजना में कितना रुपये प्रीमियम है, तो कितना रुपया है? 330 रुपया प्रति साल इसका प्रीमियम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ पे मिलता है कि कितना मुआवजा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका नेचुरल डेथ पे आपका 2 लाख मिलता है और साथ में एक्सीडेंटल डेथ भी होता है तो उसमें भी 2 लाख मिलता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है फुल्ली डिसेबिलिटी से, तो उसमें एक भी रुपया नहीं मिलता, नो अमाउंट मिलता है। उसके बाद पार्सली डिसेबल्ड अगर हो जाते हैं, डिसेबिलिटी हो जाते हैं, तो उसमें भी नो अमाउंट मिलता है। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है फाइनेंशियल ईयर से कि इस योजना में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो क्या होता है? 1 जून से 31 मई इसका फाइनेंशियल ईयर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पेमेंट ऑफ प्रीमियम मोड पूछता है, तो क्या मोड होता है? ऑटो डेबिट फ्रॉम द अकाउंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में इतने सारे पॉइंट को डिस्कस किए जो 2018 में पूछे गए हैं। अब इससे पहले जो मैं डिस्कस किया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दोनों एक साथ को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे पेज साइज, दूसरा ऑप्शन पेज ओरिएंटेशन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स दिया गया है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे पेज लेआउट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका वी वाला हो जाएगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या दिखाते हैं? आपके पेज ओरिएंटेशन को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि लिखा हुआ है किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है। सिंपल से मतलब किस तरह के अकाउंट या डिपॉजिट में आपको किस तरह सबसे अधिक ब्याज किस में मिलता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करंट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सेविंग अकाउंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। बी वाले में देखिएगा फिक्स्ड डिपॉजिट में सबसे अधिक ब्याज मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा अकाउंट से रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, तो साथ में उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसमें लिखा है जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मिनिमम एज फॉर ओपनिंग ए सेविंग अकाउंट, मतलब किसी भी खाता खोलने के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सासा का फुल फॉर्म पूछता है, तो सासा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट जो बनता है आपका
राफा से बनता है, तो राफा का जो फुल फॉर्म पूछता है तो राफा का फुल फॉर्म हो जाएगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स अकाउंट। तो ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है। अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं। अगला पॉइंट इंटरेस्ट से ही है, किस में इंटरेस्ट किस तरह मिलता है वहां पे इस क्रम को दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है, उसके बाद वहां पे देखिएगा सबसे अधिक आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलता है एफडी में। यहाँ पे देखिएगा फिक्स एफडी लिखना चाहिए, अभी एफ हो गया है, फिक्स अकाउंट हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा फिक्स अकाउंट में सब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में सबसे अधिक ब्याज मिलता है। उसके बाद आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है, उसके बाद फिर सेविंग अकाउंट में मिलता है, फिर उसके बाद आपके करंट अकाउंट में मिलता है। अब आपके करंट अकाउंट में सबसे लास्ट में इसलिए रखा गया क्योंकि करंट अकाउंट में आपका कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, इसलिए करंट अकाउंट मतलब जीरो इंटरेस्ट दिया जाता है, इसलिए करंट अकाउंट को लास्ट में रखा गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से बनता है टाइम और अमाउंट पे बेस पे। तो यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट में मिनिमम टाइम कितना होता है, तो मिनिमम टाइम आपका 6 मंथ होता है, और मैक्सिमम टाइम कितना होता है, तो मैक्सिमम टाइम आपका 10 साल होता है। अगला क्वेश्चन आपका रिकरिंग डिपॉजिट में अमाउंट से बनता है, मिनिमम अमाउंट आपका कितना होता है, तो मिनिमम अमाउंट आपका 100 रुपया होता है, जबकि आपका मैक्सिमम जो अमाउंट होता है आपका नो लिमिट होता है। अब चलते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे, एफडी पे देखिएगा। एफडी पे आपका जो मिनिमम टाइम होता है आपका 7 दिन होता है, जबकि आपका जो मैक्सिमम टाइम होता है आपका 10 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपका अमाउंट से बनता है, आपको फिक्स डिपॉजिट में जो आपका मिनिमम अमाउंट है वो कितना है, आपका 1000 रुपया होता है, जबकि आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो आपका मैक्सिमम अमाउंट होता है उसका क्या होता है, नो लिमिट होता है। अगला क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, आरबीआई और एसबीआई से। तो आरबीआई का गवर्नर पूछता है, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं कौन है, शक्तिकांत दास है। और अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से गवर्नर है, तो कौन से गवर्नर 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एसबीआई के चेयरमैन से पूछता है, तो एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो एसबीआई के चेयरमैन कौन से हैं, रजनीश कुमार हैं। तो इतने सारे आप पॉइंट को याद करिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, संबंधित फाइलों के संग्रह को डॉट 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 कहते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे डाटा, दूसरा ऑप्शन डाटाबेस, तीसरा ऑप्शन रजिस्टर्स, चौथा ऑप्शन डाटम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डाटाबेस हो जाएगा। अब यहाँ पे डाटा और डाटाबेस से कई क्वेश्चन पीछे से बाल पूछे गए, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि डाटा किसे कहा जाता है। तो वहां पे देखिएगा सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन क्या कहलाता है, आपका डाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है, सूचना किसे कहा जाता है। तो सूचना पे देखिएगा, डाटा को उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों का समूह को सूचना कहते हैं। ये करते हैं वहां पे लिखा हुआ देखिएगा, कहते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ज्ञान किसे कहा जाता है, नॉलेज किसे कहा जाता है। तो सूचना, अब देखिएगा पहले डाटा है फिर सूचना है, अब सूचना पर निकाला गया निष्कर्ष ही क्या कहलाता है, आपका ज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप डाटाबेस से आता है, जो अभी इसका आंसर था। तो देखिएगा, किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित एक समान फाइलों को, देखिएगा जितने भी स्टोरेज एक समान तथा आपस में संबंध में डाटा को क्या कहते हैं, डाटाबेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है। तो डाटा प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है, इनपुट को उपयोगी आउटपुट में बदलने के लिए गतिविधियां और प्रक्रियाओं का क्रम क्या कहलाता है, आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे सबसे पहले फुल फॉर्म से पूछता है, उसके बाद फुल फॉर्म इसका DBMS का फुल फॉर्म पूछता है। तो DBMS का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब एक क्या होता है इसको बात यहाँ पे देखते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उपयोग कर डिजिटल डाटा को व्यवस्थित करने, उसमें एडिट करने, उसे अपडेट करने तथा डाटा को शेयर करने तथा पुराने डाटा को डिलीट करने तथा नया डाटा को स्टोर करने का काम करता है। ये सारा काम किसका होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। सेकंड लास्ट पॉइंट वहां पे देखिएगा लिखा हुआ है कि डाटा रिडंडेंसी क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है, एक डाटा को एक से अधिक स्थानों पर स्टोर किया जाता है तो इसे डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ अगला पॉइंट देखिएगा, सबसे लास्ट पॉइंट, डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है डाटा से अलग अलग स्थानों पर किसी एक तथ्य पर अलग अलग मान होना क्या कहलाता है, आपका डाटा इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। तो इतने सारे पॉइंट आप डाटा पे याद करिएगा, इतने जो बहुत बार क्वेश्चन आपको 2018 में रिपीट हुए हैं तो 2019 में भी रिपीट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे नेक्सस लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा गया है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे नेट एस्केप नेविगेटर लिखा गया है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे मोजेक लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी वाला हो जाएगा। मोजेक ही है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर पहला ही ब्राउजर है था। अब यहाँ पे देखिएगा मोजेक से कई रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसमें लिखा है जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे देखिएगा सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मोजेक वर्ल्ड वाइड वेब पर पहला प्रयुक्त ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, जो आपका एक क्वेश्चन था। उसके बाद लिखा हुआ है जिसका विकास मार्क एंडरसन ने 1993 में किया था। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब का डिस्कस किया गया, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म पूछता है, तो WWW का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि फादर ऑफ WWW या वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा है, तो कौन से हैं, टिम बर्नर्स-ली इनके फादर हैं। तो एक क्वेश्चन और बनता है आपके टिम बर्नर्स-ली से कि टिम बर्नर्स-ली ने HTML का भी आविष्कार किया था। तो अब HTML का आविष्कार किया था, तो HTML का फुल फॉर्म भी जानिए। तो HTML का जो फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब से ये बनता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का पहला आम प्रयोग कब किया गया, तो पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन सन से बनता है। सन से आपका 2 क्वेश्चन बनता है कि वो देखिएगा 1993 में सन ने वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। अब यहाँ पे पहला चीज 1953 में कराया था, और दूसरा चीज किसने कराया था, सन ने कराया था। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सन का फुल फॉर्म पूछता है, तो सन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यहाँ पे देखिएगा ऑर्गन से यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट ये बनता है कि 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना की गई। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, ये पहले बार यहाँ पे कब किया गया था, 1994 में किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे W3C का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, W3C का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फोल्डर बनाते समय आप किस कैरेक्टर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है, इस कैरेक्टर को आप ध्यान दीजिएगा। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। आप ग्रेटर देन का आप फोल्डर बनाते समय या फोल्डर का नाम को लिखते समय आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर एक वहाँ पे आ रहा होगा आपके तो आपके यहाँ पे टोटल जो आपके 7 सिंबल हैं, इस 7 सिंबल को आप वहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस 7 से 8 सिंबल को आप ध्यान रखिएगा। अगर ये सिंबल अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो आप उसको टिक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है, कौन सा ऐसा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा लॉजिक गेट, दूसरा ऑप्शन दिया गया मॉडम, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया बस, तो चौथा ऑप्शन दिया गया सीरियल पोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। बस ही होता है जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि किसके लास्ट के फुल फॉर्म में बस होता है। तो USB का फुल फॉर्म जो होता है उसके लास्ट में बस पड़ता है। तो USB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में देखिएगा मॉडम से एक क्वेश्चन और बनता है। मॉडम का फुल फॉर्म पूछता है, तो मॉडम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं जो कि आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ नेफ्ट सेवा किस वर्ष
प्रारंभ की गई थी। पहला ऑप्शन यहाँ पे 2005 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 2002 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन 2009 दिया गया है, चौथा ऑप्शन 1999 में दिया गया है। तो कब चालू किया गया था? 2005 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट से एक क्वेश्चन और बनता है कि एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछता है। एनईएफटी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फुल फॉर्म से जो क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे देखिएगा फुल फॉर्म से क्वेश्चन है कि WORM का पूर्ण अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है राइट वन रीड मेरी, चौथा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है राइट वन रैंडम मेमोरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया वर्क्स ऑन रियल मेमोरी, चौथा ऑप्शन दिया गया नन दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। डी WORM का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट वन रीड मेनी हो जाएगा। अब चलते हैं आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। जो मैं क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर की तरफ। क्वेश्चन ये था कंट्रोल एंड शिफ्ट किस प्रकार की किए हैं। तो इसका बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। इसमें मैं 4 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे एडजस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन मॉडिफायर, तीसरा ऑप्शन फंक्शन, चौथा ऑप्शन एडिट का सिंबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, जो कि मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर की वो होती है जो स्वयं काम नहीं करती हैं, बट अगर किसी के साथ मिल जाती हैं तो अपना रिएक्शन दिखाती हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट स्वयं नहीं कार्य करते, किसी के दूसरे बटन के सहयोग से काम करते हैं, इसलिए इसे मॉडिफायर की कहा जाता है। अब चलते हैं आज के वीडियो के कोचिंग की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ये है कि ये भी फुल फॉर्म से रिलेटेड है। तो आपको बताना है KYC का फुल फॉर्म क्या होता है या KYC का मतलब क्या होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया बोथ ऑफ द एबव, चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप मुझे अनअकैडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का, आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम से जाकर जुड़ कर आप मुझे पर्सनली सोल्यूशन ले सकते हैं। चलिए आज का वीडियो के बस इतना ही। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।